गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। आपके एडजेक्टिव चैप्टर के मॉक टेस्ट का जो डिस्कशन है वो मैंने डाल दिया है। एडजेक्टिव मॉक 1 और मॉक 2 आपको जैसे ना ग्रामर फोल्डर के बाद जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस वाला फोल्डर है उसमें आपको एडजेक्टिव मॉक 1 मॉक 2 दोनों दिखेंगे और दोनों के सॉल्यूशन की वीडियो भी दिखेंगी। ठीक है जी, अच्छी वीडियोज़ हैं, उनको देख लिया करो। जो भी है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो डिस्कस होते हैं ना, आपके चाहे ठीक भी हो गए हो सारे क्वेश्चन तो भी देख लिया करो, कुछ नई चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी। और एक्सप्लेनेशन जो है, जितने क्वेश्चंस की मैं लिखता हूँ एक एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन पढ़ा करो, उससे एक सेंस डेवलप होती है आगे के लिए। क्वेश्चन आपका सही हो गया तो भी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, सारे सही हैं तो भी वीडियोस देखनी है, उससे एक सेंस डेवलप होगी आपकी आगे के लिए। ठीक है। और काफ़ी बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर वो जो वर्ब फॉर्म की आपने पीडीएफ बोली थी, जैसे था ना अलग अलग वर्ब की फॉर्म की, ब्लो ब्लू ब्लोन है ना, स्ले स्लेड स्लेड नहीं चलेगा, स्ले स्लीव स्लेन चलेगा, ऐसी वर्ब की जो फॉर्म की पीडीएफ थी वो काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि हमें प्रिंटेबल फॉर्मेट में चाहिए, इसमें चाहिए। तो उसके लिए भाई उसको मैंने यहाँ से हटा के, अभी यहाँ से हटा ही नहीं है, यहाँ से हटा दूंगा, यहाँ से हटा के, और जो आपका स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है ना, ऐप पे आप देखोगे तो आपको स्टडी मटेरियल नाम से दिखेगा। स्टडी मटेरियल में जाके, स्टडी मटेरियल में जाके वहाँ पे आपको वोकैब पीडीएफ दिखेंगी। वोकैब पीडीएफ में जाके आपको दो पीडीएफ देखनी है, एक तो वर्ब फॉर्म वाली, एक तो वर्ब फॉर्म्स वाली, और दूसरी आपकी एक होमोनिम्स नाम से होगी। होमोनिम्स कह लो चाहे कंफ्यूजिंग वर्ब्स कह लो, बात एक ही है। होमोनिम्स कह लो चाहे कंफ्यूजिंग वर्ब्स कह लो, बात एक ही है। ठीक है, ये दोनों पीडीएफ आपको देखनी है, और ये होमोनिम वाली जितनी हो सके भाई याद करनी है आपको। ठीक, अफेक्ट इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, जैसे आपने क्वेश्चन भी देखा होगा इस पे कि अफेक्ट जो होता है ए वाला वो वर्ब होता है, ई वाला जो होता है नाउन होता है। इस प्रकार के छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट हैं। प्रैक्टिस सी ई वाला जो होता है वो नाउन होता है, एस ई वाला जो होता है वर्ब होता है। इस टाइप की छोटी छोटी सी बातें हैं उसमें, उससे आपको गो थ्रू होना है। क्लियर होगी जी इतनी बात? चलो जी, आ जाइए ज़रा अपने वर्ब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अगला अपना पोर्शन है जी स्टेटिव वर्ब्स। अगला अपना पोर्शन है जी स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको देसी भाषा में समझाऊं तो स्टेट बताने वाली वर्ब, अवस्था बताने वाली वर्ब जनरली, है ना। ऐसी वर्ब जिनको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते, ऐसी वर्ब जिनको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते, या कह लो प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं लिख सकते, या कह लो कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं लिख सकते, तीनों बातें एक ही। आईएनजी फॉर्म कौन से टेंस में आती है? राहुल इज सिंगिंग, राहुल इज स्लीपिंग, राहुल इज डांसिंग। आईएनजी फॉर्म कौन से टेंस में आती है? कॉन्टिन्यूस टेंस में आती है। तो या तो आप कह दो, या तो आप कह दो कि ये जो प्रैक्टिस, ये जो सॉरी अपनी स्टेटिव वर्ब्स हैं, स्टेटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती, स्टेटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिनकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती, या कह दो इनकी प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं होती, या कह दो इनको कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं लिखते, बात एक ही है। क्लियर हुई इतनी बात? अब ये कुछ वर्ब्स हैं जो स्टेटिव वर्ब के रूप में यूज होती हैं। ठीक है जी। अब पहले मैं आपको एक स्टोरी बना के इनको याद कराता हूँ, इनके पीछे का लॉजिक बताता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि रूल रट्टे वालों का कैसे भट्ठा गोल होता है पेपर के अंदर। आओ समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो आप ये समझने की कोशिश करो, पहले तो आप ये समझने की कोशिश करो कि आखिर ये रूल बना क्यों, आखिर इनकी आईएनजी फॉर्म होती क्यों नहीं, लॉजिक क्या है इसके पीछे का। रटने की बजाय इसको समझने की कोशिश करो। किसी वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है? उसको कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखना। कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखने का मतलब क्या होता है कि वो एक्शन अभी चल रहा है। राहुल इज प्लेइंग, राहुल खेल रहा है, राहुल इज स्लीपिंग, राहुल सो रहा है, राहुल इज डांसिंग, राहुल नाच रहा है। यानी वो एक्शन अभी फिलहाल कॉन्टिन्यूटी में है, यानी उसमें समय लग रहा है। हाँ कि ना? लेकिन अगर मान लो कोई एक्शन ऐसा हो, मान लीजिए कोई एक्शन ऐसा हो जिसमें टाइम ही नहीं लगता हो, जैसे अगर मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ मुकेश के पास एक गाड़ी है, मुकेश हैज़ अ कार, तो मैं तो उसके बारे में कोई फैक्ट बता रहा हूँ ना कि मुकेश के पास एक गाड़ी है, मुकेश हैज़ अ कार। तो इसमें क्या मुझे आईएनजी फॉर्म यूज करनी चाहिए? क्या इसको ऐसे लिखना चाहिए मुकेश इज हैविंग अ कार? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? नहीं, इतनी सी बात है। तो कुल मिला के अगर मैं शॉर्ट में आपको बात बताऊं तो बात इतनी सी है कि भैया ये सारी वर्ब ऐसी हैं, ये सारी वर्ब ऐसी हैं जिसमें कोई ऐसा एक्शन नहीं होता जो कॉन्टिन्यूटी में, यानी एक्शन ये चल रहा है, वो खेल रहा है, वो खा रहा है, वो सो रहा है, इस टाइप के मीनिंग इनके नहीं होते।
इसलिए इनकी आईएनजी फॉर्म भी पॉसिबल नहीं होती। एक एक वर्ब को देखेंगे, इनका क्या मीनिंग होता है, किस वे में यूज होती हैं, आओ समझते हैं। जो 3 वर्ब है, थिंक, बिलीव, कंसीडर, ये जो 3 वर्ब है, ठीक, ये जो 3 वर्ब है, थिंक, बिलीव, कंसीडर, इन तीनों का मतलब होता है मानना। इन तीनों का मतलब होता है जी मानना, ठीक। थिंक, बिलीव, कंसीडर, तीनों का मतलब जब मानना निकले, तीनों का मतलब जब मानना निकले, जैसे जैसे मैं कहूं कि वो अपने आप को बहुत स्मार्ट मानता है, वो अपने आप को बहुत स्मार्ट मानता है, वो अपने आप को बहुत सुंदर मानती है, तो क्या इसमें कोई टाइम कंज्यूम होगा? बोलो, क्या इसमें कोई टाइम कंज्यूम होगा? मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो क्या लिखेंगे? आई एम बिलीविंग दैट, कि आई बिलीव दैट। कोई टाइम कंज्यूम नहीं होता, मैं ऐसा मानता हूँ, हाँ कि ना, कि मान रहा हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि भैया तो इंटेलिजेंट है, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ। V1 प्लस आई एन जी में इनको नहीं लिखेंगे। मेरी बात आई समझ में, क्या बोला मैंने? अच्छा, ये जो तीनों है, अगर आप ये समझ रहे हो, आप ये देख पा रहे हो, ये तीनों पोजीशन बनाने के काम आती हैं, अधिकार बनाने के काम आती हैं, हाँ कि ना। उसके पास ये चीज है, ही हैज अ कार, ही हैज अ बैग, ही हैज अ हाउस, हाँ कि ना। तो ये जो थिंक, बिलीव, कंसीडर होती है, थिंक, बिलीव, कंसीडर होती है, इनका मतलब जब मानना निकले तब ये स्टेटिव वर्ब हो जाएंगी, आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। ये तीनों अगर अधिकार को दिखा रही हैं, ही हैज अ कार, ही ओन्स अ बंगलो, ही पजेसेस अ ब्यूटीफुल वाइफ, इनका मतलब जो अधिकार दिखाना हो कि उसके पास ये चीज है, उसके पास ये चीज है, तो उस केस में इनमें कोई आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। ऐसी जरा इनको देखिए, लुक, सीम, अपीयर, लुक, सीम, अपीयर, इन तीनों को देखो। ये तीनों का मतलब जब हो, देखो, दिखाई पड़ना, एक लुक माने देखना होता है, तब तो आईएनजी आ सकती है, तब कोई दिक्कत नहीं, शी इज लुकिंग एट मी, बिल्कुल आ सकती है, तब ये एक्शन वर्ब है। लेकिन अगर मैं कहूँ वो उदास दिख रहा है, ही लुक्स सैड, ही लुक्स हैप्पी, ही सीम्स हैप्पी, ही सीम्स सैड, अपीयर का मतलब जब हो दिखाई पड़ना, ही अपीयर सैड, ही अपीयर्स हैप्पी, अगर ऐसे वाले मीनिंग में यूज करोगे, दिखाई पड़ना वाले मीनिंग में यूज करोगे, देखना नहीं, दिखाई पड़ना, देखना नहीं, दिखाई पड़ना, ठीक है, ये आगे उनके साथ है। अगर इन तीनों का मतलब निकले दिखाई पड़ना, तो उस केस के अंदर ये स्टेटिव वर्ब हो जाएंगे। ऐसे ही कंसिस्ट, कंटेन, कंप्राइज, किसी चीज में कोई चीज होना, कंसिस्ट, कंटेन, कंप्राइज, किसी चीज में कोई चीज होना, मैं कह रहा हूं इस डिब्बे में मिठाइयां हैं, दिस बॉक्स कंटेन्स स्वीट्स, इस डिब्बे में मिठाइयां हैं, तो इस केस में क्या बनेगा? ये ऑब्वियस बात है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई चीज बताई जा रही है, तो आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा। कुछ मेरी बात समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? छोटी छोटी सी बात यह है कि इनमें कोई ऐसा एक्शन नहीं है जो चल रहा हो, जैसे वो खा रहा है, वो खेल रहा है, वो नहा रहा है, वो सो रहा है, ऐसा कोई एक्शन नहीं है जिसमें टाइम कंज्यूम हो। जब टाइम ही कंज्यूम नहीं हो रहा तो कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे आ सकता है? कॉन्टिन्यूस टेंस तब लगाते हैं जब वो एक्शन चल रहा होता है कि ये चीज़ हो रही है, तो उसमें टाइम कंज्यूम होता है, इनमें कोई टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा, इसलिए इसमें आईएनजी नहीं आएगा, इतनी सी बात है, ठीक। फील, स्मेल, टेस्ट, फील, स्मेल, टेस्ट, साउंड, अब ये सारे इंद्रियों वाले हैं, ठीक है। इनको देखो जरा ध्यान से, देखना, रटने से भी काम नहीं चलेगा। मैं एक बार इसकी बजाय आपको थोड़ा सा एक और चीज एहसास कराने की कोशिश करता हूँ कि रटने से काम क्यों नहीं चलता। एक काम करो, ये 4 सेंटेंसेस हैं, ठीक है, 4 सेंटेंसेस है, लो मैं आपको पहले ही हिंट दे देता हूँ। ये जो आपको मैंने बात बताई ना कि इन वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं होती, ये कभी अप्लाई होगी, कभी नहीं होगी। आपको देखना है, सोचना है कि कब अप्लाई हो रही है, कब नहीं हो रही है। अगर आपको सही में समझ में आ गया है ना, सही में समझ में आ गया कि क्यों नहीं होती इनके आईएनजी फॉर्म, तो आप अपने आप जान जाओगे कब ये अप्लाई होगा, कब ये नहीं होगा। एक ट्राई आप अपने आप करो, फिर मैं कराता हूँ। खुद से करने का मजा ही अलग है। करो ट्राई, करो ट्राई।
चारों सेंटेंसेस को देखो, मीनिंग देखो, आराम से सोचने की कोशिश करो कहाँ पे आईएनजी आएगा, कहाँ पे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ट्राई करो। बहुत बढ़िया। जो पहला सेंटेंस है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि हिंदू जो हैं, द हिंदूज मतलब हिंदू लोग, द सिख्स मतलब सिख लोग, द मुस्लिम्स मतलब मुस्लिम लोग। द हिंदूज कम्युनिटी के नाम से पहले द आर्टिकल आता है, ध्यान रखना। हिंदू अकेला मत कर देना, ठीक है? पूरा हिंदूज प्लूरल में ही आएगा, कम्युनिटी के नाम से पहले द आर्टिकल यूज होता है, आर्टिकल चैप्टर में पढ़ेंगे। हिंदू जो हैं गंगा को पवित्र नदी मानते हैं, हिंदूज जो हैं गंगा को पवित्र नदी मानते हैं। क्या फैक्ट बताया जा रहा है? मान रहे हैं थोड़ी कहना है, हिंदूज गंगा को पवित्र नदी मानते हैं, तो यहाँ पे फैक्ट बताया जा रहा है। फैक्ट बताया जा रहा है तो प्रेजेंट डेफिनेट में लिखना पड़ेगा। आईएनजी फॉर्म क्यों यूज कर रहे हो? सीधा लिखो कंसीडर। सब हिंदुओं की बात हो रही है, वर्ब प्लूरल आएगी, हाँ के ना? अच्छा, हमारा जो बॉस है वो सोच विचार कर रहा है उस प्रपोजल पर। कौन से प्रपोजल पर? जो तुम्हारे बॉस के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे कंसीडर का मतलब मानना नहीं निकला, यहाँ पे कंसीडर का मतलब निकला सोच विचार करना, किसी चीज को कंसीडरेशन में लाना, हाँ के ना? हमारा बॉस सोच विचार कर रहा है उस प्रपोजल पर जो दिया गया था तुम्हारे बॉस के द्वारा। इतनी बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे इसको मैं ब्रेक भी कर देता हूँ, थोड़ी नई बात भी। आप नई बात क्या है? पुरानी का ही रिवीजन है बस एक। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ पे कंसीडरिंग हो गया, प्रपोजल इसका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या ये गिवन वर्ब बनेगा? क्या ये गिवन वर्ब बनेगा? नहीं बनेगा। ये गिवन इसके लिए एडजेक्टिव बनेगा, पास्ट पार्टिसिपल बनेगा। गिवन इसके लिए एडजेक्टिव बनेगा, पास्ट पार्टिसिपल बनेगा, बाय प्रीपोजिशन बनेगा, बॉस इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव बनेगा। क्लियर हुई इतनी बात? हमारा जो बॉस है, हमारा जो बॉस है वो सोच विचार कर रहा है उस प्रपोजल पर। हमारा जो बॉस है वो सोच विचार कर रहा है उस प्रपोजल पर जो दिया गया था तुम्हारे बॉस के द्वारा। इतनी बात आई समझ में? अब यहाँ पे गिवन पास्ट पार्टिसिपल और ये नाउन के बाद क्यों आया? क्योंकि ये बाय यूर बॉस इस फ्रेज का लेना देना गिवन से। ये बात समझ में आई? मुद्दे की बात पे वापस आते हैं तो बात ऐसी कि कंसीडर की कब आईएनजी होगी कब नहीं होगी। यहाँ पे इसका मतलब मानना निकला, मानने में कोई टाइम कंज्यूम होता नहीं तो इसलिए आईएनजी नहीं आई। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब सोच विचार करना निकला जिसमें समय लगेगा। हमारा बॉस सोच विचार कर रहा हो कितना बड़ा प्रपोजल, कितनी बड़ी फाइल होगी, या फाइल चाहे ना दी हो वैसे सोच रहा हो अच्छा इसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, समय लगेगा, समय लगेगा। नो एरर। बोलो, समझ में आया? हाँ जी, इस पे आइए जरा। मोनिका इज थिंकिंग दैट शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास। मोनिका ऐसा मानती है, मोनिका ऐसा मानती है कि वो अपनी क्लास की सबसे सुंदर लड़की है। मोनिका ऐसा मानती है कि वो अपनी क्लास की सबसे सुंदर लड़की है। अब मानने में कोई टाइम कंज्यूम होता है क्या? है कोई कुछ को कुछ भी मान ले। अभी अपने आप को ऐश्वर्या राय माने बैठी है तो क्या रोक लोगे तुम इसको? हो चाहे कितनी भूंडी। अब मैं अपने आप को अगर ऋतिक से स्मार्ट समझने लग जाऊं तो रोक लोगे कुछ? पेट निकल रहा हो चाहे मेरा जेठालाल जैसा, कोई भी कुछ भी मान सकता है, जो उसका मन करे वो मान सकता है ना? तो यहाँ पे इसका मतलब है मानना। जब इसका मतलब मानना निकलेगा तो उस केस में आईएनजी फॉर्म नहीं हो पाएगी।
क्या होगा सीधा, मोनिका थिंक्स दैट शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। क्लियर होगी इतनी बात। मोनिका सोच विचार कर रही है, इस बार थिंक का मतलब है सोच विचार करना, अपनी बीमार दादी माँ के बारे में, अपनी बीमार दादी माँ के बारे में सोच विचार कर रही है। मेरी दादी को क्या हो गया, दादी का ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, दादी का किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, इस बार इसका मतलब है सोच विचार करना, तब ये नो एरर हो गया। मेरी कुछ बात आप लोगों को समझ आ रही है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि रट के काम नहीं चलेगा, एक बिल्कुल बेसिक, और रटूं भी तो कोई ढंग का कॉन्सेप्ट तो हो कि यार इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट है, इसको एक्सप्लेन ही नहीं करा जा सकता, इसको समझा ही नहीं जा सकता, ऐसी चीज़ तो चलो मैं रटता हुआ अच्छा भी लगूं, इसको रटूं? सीरियसली, सीधी सी बात है, अगर कोई एक्शन चल रहा है, अगर कोई एक्शन हो रहा है, उसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो आईएनजी फॉर्म ठीक वरना गलत, इतनी सी बात। इसको रटेंगे बताओ? चलो एक काम करो, अब इन चार को करके दिखाओ, इन चार को करके दिखाओ। हाँ जी, आसान है। मुकेश अंबानी के पास 20 बंगले, 5 बंगले और 20 गाड़ियां हैं, तो इसमें तो बताया जा रहा है कि उसके पास ये चीज़ है, कोई टाइम कंज्यूम तो हो नहीं रहा, तो आईएनजी में क्यों लिख रहे हो जबरदस्ती का इसको? तो यहाँ पे हैज आएगा। अब यहाँ पे हैव मत लिख देना, मुकेश अंबानी चाहे कितना ही अमीर हो भाई, वर्ब सिंगुलर ही आएगी, उसके साथ आदमी वो एक ही है, हैव मत लगा लेना, कहीं यहाँ पे हैव लगा दो, ठीक है? अच्छा, एक यहाँ पे छोटी सी बात, एक यहाँ पे छोटी सी बात और देखना, वैसे एक्स्ट्रा इससे अलग बात कर रहा हूं, अगर मैं कहूं ही शुड हैज, ही शुड हैव क्विट हिज जॉब। आगे चल के पढ़ाऊंगा, आगे चल के पढ़ाऊंगा, मॉडल चैप्टर के अंदर इसका मीनिंग होता है कि उसको अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी। मॉडल प्लस हैव प्लस V3 तब यूज करते हैं जब एक घटना हो चुकी हो, आगे पढ़ाऊंगा। अभी के लिए मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ हैज आएगा कि हैव आएगा? अभी के लिए मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि हैज आएगा कि हैव आएगा? सोचो। जैसे सर आपने यहाँ पे कहा कि मुकेश अंबानी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज आता है, हाँ क्या ना? तो यहाँ पे सर ही सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा? नहीं बच्चे, ध्यान रखना, अगर मॉडल आ गया, कैन कोड मे माइट विल शैल शुड, अगर मॉडल आ जाए, डू डज की मतलब डू की कोई फॉर्म आ जाए, डू डज डिड, तो उसके बाद आप जो भी वर्ब लिखोगे उसको बेसिक फॉर्म में लिखोगे। वर्ब की बेसिक फॉर्म कौन सी होती है? वर्ब की पहली फॉर्म प्लूरल वाली। हैव की बेसिक फॉर्म कौन सी है? हैव। ये हैज हैव हैड में से बेसिक फॉर्म क्या है? वो है हैव। तो यहाँ पे हैव आएगा, ये ध्यान रखना, हैज नहीं आएगा, कहीं हैज लगा के चले आओ। क्लियर हुई इतनी बात? अब वापस अपने टॉपिक पर आ जाओ, ये एक्स्ट्रा बेसिक की बात थी। बात ये कि भैया हैव की कब आईएनजी फॉर्म होगी, कब नहीं होगी? अब जो बच्चा ऐसे रट के करता है, कंसीडर की आईएनजी नहीं होती, हैव की आईएनजी नहीं होती, वो तो पागल हो जाएगा ऐसे तो।
क्योंकि कभी कंसीडर कि आईएनजी हो भी रही है फिर नहीं हो रही है नहीं हो रही। ऐसे ही भैया जब हैव का मतलब पोजेशन वाला होगा तब आईएनजी फॉर्म नहीं होगी, लेकिन हैव का मतलब खाना हो जाए तो आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग डिनर, मैं खाना खा रहा हूँ। ऑर्गेनाइज मतलब भी होता है हैव का, वी आर हैविंग अ पार्टी, वी आर हैविंग अ पार्टी, हम तो पार्टी कर रहे हैं। ये वाला मतलब हो जाए तो फिर आईएनजी सही हो जाता है, तो ये वाला सेंटेंस नो एरर हो गया। क्लियर हुआ? ऐसे ये जो केक है इसका टेस्ट बहुत बुरा है, इस केक का टेस्ट बहुत बुरा है तो तुम्हें इसे नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पे केक के बारे में कुछ बताया जा रहा है, कुछ एक्शन तो यहाँ पे हो नहीं रहा, तो यहाँ पे टेस्ट आ जाएगा। और रोहन केक को टेस्ट कर रहा है जो उसकी वाइफ के द्वारा बनाया गया था, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, समय लगेगा, डर रहा है अंदर अंदर कैसा बना होगा। कैसा भी बनाओ बेटा तारीफ तो तुझे करनी पड़ेगी। अब खा रहा है डर डर के, ठीक। अब वो कुकर में केक बनाया था, ईंट जैसा हो गया है, लेकिन फिर भी कह रहा है वाह सो फ्लफी, फिर नो एरर। मेरी बात आई समझ में क्या बोला मैंने? हाँ जी। तो रटने से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल सिंपल सा। और यार रटने के लिए कोई इसकी औकात तो होनी चाहिए कि इसको रटूं। इतनी बेसिक सी बात कि अगर कोई एक्शन आपको सेंटेंस पढ़ के लगे कि इसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है, ये एक्शन चल रहा है, कि वो खा रहा है, वो हंस रहा है, वो रो रहा है, वो टेस्ट कर रहा है, हाँ कि ना, मैं खाना खा रहा हूं, अगर एक्शन हो रहा हो आपको लगे कि कॉन्टिन्यूटी में है तो आईएनजी ठीक वरना गलत। इतनी सी बात है, इसको क्यों रटूं? अब यहाँ पे एक छोटा सा डाउट आपके मन में ये आ सकता है कि सर ऐसा लग रहा है कि ये सारी की सारी वर्ब में से कुछ वर्ब, जैसे आपने ना कुछ लिंकिंग वर्ब में भी लिखी थी, इसमें से लुक सीम अपीयर भी लिखी थी आपने, फील स्मेल टेस्ट साउंड ये भी आपने लिंकिंग वर्ब में लिखी थी। तो क्या सर ये लिंकिंग वर्ब होती हैं? इसको आप ऐसे समझ लो, इस बात को आप ऐसे समझ लो, आपने रीजनिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वो थे ना वेन डायग्राम टाइप के। इसको आप ऐसे समझ लो, जितनी भी लिंकिंग वर्ब होती हैं, जितनी भी लिंकिंग वर्ब होती हैं वो स्टेटिव वर्ब होती हैं। लिंकिंग वर्ब की जनरली अपन आईएनजी नहीं लगाते, जितनी लिंकिंग वर्ब होती हैं वो स्टेटिव वर्ब होती हैं, ठीक। लेकिन क्या हर स्टेटिव वर्ब लिंकिंग वर्ब होती है? नहीं। आप इसको ऐसे समझ लो कि लिंकिंग वर्ब जो होती हैं उनमें कोई एक्शन नहीं होता तो वो ऑब्वियसली उसमें आईएनजी फॉर्म नहीं आती। लेकिन क्या हर स्टेटिव वर्ब लिंकिंग वर्ब होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको ऐसे समझिए। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक। अच्छा जी, और देख लो। इन 3 सेंटेंसेस को भी कर दो, फिर वो जितनी वर्ब है ना उनको एक बार फिर मैं आपको दोबारा नीचे जो है उनको स्टोरी बनाकर दोबारा एक बार करा दूंगा। एक बार ये 3 और कर दो, एक बार करो जल्दी से। हाँ जी। इस फूल की खुशबू अच्छी है, इस फूल की खुशबू अच्छी है, ऐसा कहना तो सीधा भैया इसमें कोई एक्शन थोड़ी हो रहा, बताया जा रहा फूल के बारे में, तो सीधा लिखो कि स्मेल्स ग्रेट, दिस फ्लावर स्मेल्स ग्रेट, है कि ना। अब ये भैया राहुल भाई अगले दिन वैलेंटाइन है,
इसको चाहिए कि भैया मतलब सबसे गजब का फूल लेके जाऊंगा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। सुबह घुसा था नर्सरी में, सूंघ सूंघ के नाक की सारी सेंसेस उड़ा ली इसने, इतने फूल सूंघ लिए सुबह से हैं। तो राहुल जो है सूंघ रहा है, राहुल जो है इस गार्डन के सारे फूलों को सूंघ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला स्मेलिंग एकदम ठीक है, यहाँ पे चलेगा, ये नो एरर है। बोलो आ रही है बात समझ में? मैं मिस्टर शर्मा को जानता हूं पिछले 5 साल से, मैं मिस्टर शर्मा को जानता हूं पिछले 5 साल से। अब यहाँ पे जान रहा हूं, ये वो वाला जानता हूं जान रहा हूं थोड़ी यार। आपकी बेबी, आपकी हॉबीज क्या है, खाने में आपको क्या क्या पसंद है, आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है, वो वाला जानना नहीं है ये, वो वाला जानना नहीं है ये वो वाला जानना है देश के प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी। अब उनके साथ कभी रात को फोन पे हाय हेलो जानू सोना मोना थोड़ी करना पड़ा तुम्हें ये बात जानने के लिए, तो वो वाले जानना बे फैक्ट बताया जा रहा जी मैं, हाँ उनको जानता हूँ, डू यू नो हिम, यस आई नो हिम। तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं आ पाएगी। अब आगे चल के जैसे यहाँ तो बाकी सारे सेंटेंसेस में तो क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगा हुआ था, तो मैंने काट के प्रेजेंट डेफिनेट कर दिया। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, जिसको नहीं आते टेंस टेंशन मतलब, टेंस चैप्टर जब आएगा तब क्लियर हो जाएगा, तो इसको उससे एक स्टेप पीछे यानी परफेक्ट टेंस में ले जाएंगे। जब आप टेंस चैप्टर पढ़ोगे तो आप जानोगे फॉर के साथ जब टाइम दिया होता है तो 2 टेंस आ सकते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट या कॉन्टिन्यूस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो इसको बनता नहीं, तो प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाएंगे, यहाँ पे आई हैव नोन करना पड़ेगा। फिर बता रहा हूं जिसको टेंस नहीं आते टेंशन मत लो, यहाँ पे आई नो मिस्टर शर्मा फॉर द लास्ट 5 years ऐसे मत लिख देना, आई हैव नोन करना पड़ेगा आपको। हरी बात समझ में? फॉर प्लस टाइम के साथ या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा या फिर परफेक्ट टेंस आएगा, तो यहाँ पे आई हैव नोन करना पड़ेगा, या आगे चल के आ जाएगा आपको। चलो जी आ जाइए देखिए। तो स्टेटिव वर्ब ऐसी वर्ब जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं होता, जिनको कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं लिखते, जिनको प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं लिखते, ठीक। थिंक बिलीव कंसीडर का मतलब होता है मानना, वो ऐसा मानता है, वो उसके मतलब वो ऐसा कंसीडर करता है, वो ऐसा बिलीव करता है, वो ऐसा मानता। थिंक का मतलब यहाँ पे मानना। अच्छा उसके पास ये चीज है, ऐसे लुक सीम अपीयर दिखाई पड़ना। अब ध्यान देना यहाँ पे ध्यान देना। अगर मान लो मैं ऐसे कह दूं शी इज लुकिंग एट मी, तो सही है। ही इज अपीयरिंग फॉर द एग्जाम दिस ईयर ऑल्सो, वो इस साल भी एग्जाम में अपीयर हो रहा है, तो सही है। सिंपल सा सेंटेंस पढ़ो, अगर आपको उसको देख के लगे कि हाँ भैया यहाँ पे कोई एक्शन कंटिन्यूटी में है, चल रहा है, तो फिर ठीक है, फिर आईएनजी अलाउड है। कंसिस्ट, कंटेन, कंप्राइज, किसी चीज में कोई चीज है तो यहाँ पे बताया जा रहा है, बस कोई एक्शन नहीं है। फील, स्मेल, टेस्ट, साउंड। अब इसको देखो, मान लो मैं कहूँ बर्फ ठंडी होती है, आइस फील्स कोल्ड, बर्फ ठंडी होती है, तो नहीं आएगा यहाँ पे आईएनजी। लेकिन ऐसे लिख दूँ द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट की पल्स को फील कर रहा है, तो सही हो जाएगा, हाँ कि ना। ऐसे ही भी इस चीज की स्मेल बुरी है तो नहीं आएगा आईएनजी, लेकिन मैं कुछ सूंघ रहा हूँ, ऐसे सूंघता फिर रहा हूँ, तो आईएनजी सही हो जाएगा। ऐसे टेस्ट, इस चीज का टेस्ट बुरा है अच्छा है, नहीं आएगा आईएनजी। वो टेस्ट कर रहा है, एक्शन हो जाए तो आईएनजी आ जाएगा। साउंड का मतलब यहाँ आवाज नहीं, साउंड का मतलब प्रतीत होना, वो कॉन्फिडेंट प्रतीत हो रहा है, ही साउंड्स कॉन्फिडेंट, ही साउंड सैड, वो उदास लग रहा है। प्रतीत होना मतलब है यहाँ पे प्रतीत होना, ठीक है। सीम्स वाले जैसे ही मतलब हो जाता है इसका, ये सीम्स वाले जैसे मतलब हो जाता है इसका प्रतीत होना। अब बाकियों को देख लो, छोटी सी कहानी सुना के करा देता हूं आपको। देखो नो का मतलब जैसा था जानना, ठीक। आपको पता चला कि आपके बगल में नए किराएदार आए, ठीक। तो आपने ऐसे झांक के देखा, आपको दिखाई दिया दुग्गल जी की लुगाई, दुग्गल जी की कन्या। आपकी नज़र किस पर गई? ऑफलाइन में कई ऐसे गंदे बच्चे आते थे, कह देते थे दुग्गल जी की लुगाई पे, उनके शौक अलग है। तो आपकी नज़र चलेगी मान लीजिए दुग्गल जी की कन्या पे, बिल्कुल एकदम आलिया भट्ट, कतई आलिया भट्ट, बिल्कुल रिजेंबल कर रही। रिजेंबल का मतलब है किसी के जैसा दिखना। अगर मान लो कहूँ कि ये अक्षय कुमार जैसा दिखता है तो ही रिजेंबल्स अक्षय कुमार, तो आपको पता चला पड़ोसी नए रहने आए। अब दुग्गल जी की कन्या रिजेंबल कर रही बिल्कुल आलिया भट्ट को, तुम्हें देखते ही पसंद आ गई, लाइक करना शुरू कर दिया तुमने, ठीक है। अगले दिन सुबह वो
कई बार होता ना, वो लड़कियां बाल सुखाने आती हैं बैल्कनी पे, बाल तो घर के अंदर भी सूख सकते हैं, लेकिन कई बार इरादा बाल सुखाने का नहीं, किसी की जान सुखाने का होता है। उस केस में बालकनी पे आकर वो तौलिए से छटक छटक के बाल सुखाए जाते हैं या छत पे सुखाए जाते हैं। तो वो बालकनी पे आई, छत पे आई बाल सुखाने, उसको उस टाइम देख के तुम्हें उससे प्यार हो गया। सुबह 10 बजे के अराउंड तुम लाइक कर रहे थे, रात शाम को 4 बजे के अराउंड तुम्हें लव हो चुका, जन्म जन्मांतर वाला। अब तुम्हारे मन में इच्छा आने लगी, तुम वांट करने लगे, तुम इच्छा करने लगे कि वो भी हाँ कर दे, वो भी हाँ कर दे, तुम वांट करने लग गए कि वो भी हाँ कर दे। अगले दिन तुम प्रेम पत्र और एक लाल गुलाब लेकर वहाँ खड़े थे छत पे, आई बाल सुखाने, तुमने बुलाया एक्सक्यूज मी करके, प्रेम पत्र और पकड़ा दिया लाल गुलाब, उन्हें रैपर जड़ दिया है, वो तुमसे नफरत कर रही है, वो तुमसे नफरत कर रही है, हैं? क्योंकि उसके पिछले मोहल्ले में उसका बॉयफ्रेंड बन गया था। तुम मनी मन सोच रहे हो कि ऐ दुग्गल की लड़की, ऐ दुग्गल की लड़की, मैं तुझे इस थप्पड़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा, इस थप्पड़ के लिए माफ़ नहीं करूँगा। और तू क्या सोचती है, तेरे बिना मैं मर जाऊँगा, तुझे, तेरी जैसी को मैं कल भूल जाऊँ, तेरे जैसी को मैं 10 मिनट में भूल जाता हूँ। डायलॉग तो मार के आगे, लेकिन सच्चाई ये है, आज उस बात को 3 साल हो गए। दुग्गल जी वहाँ से उनका ट्रांसफ़र हो गया, उन्हें गए भी 2.5 साल हो गए, लेकिन आज भी तन्हाई में तुम्हें उसकी याद सताती है, तुम उसी की यादों पर डिपेंडेंट हो, तुम्हारे दिल में आज भी उसकी याद एग्जिस्ट करती है। ऐसे करके आप बना सकते, ठीक है। तो ये सारी वर्ब है भाई, सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको लगे कि उसमें एक्शन हो रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो आईएनजी अलाउड है, वरना गलत है। इतनी सी बात है, ठीक। एक थोड़ा रिमेंबर को ध्यान रखिएगा। अगर रिमेंबर का मतलब, जैसे थिंक का मतलब था ना सोचना, आई एम रिमेंबरिंग, ही इज रिमेंबरिंग हिज ओल्ड एज, वो याद कर रहा अपने पुराने दिन, तब आईएनजी ठीक है। लेकिन उस केस में ना, अरे ओह याद आया यार, वो वाले में ओह आई रिमेंबरिंग, तब गलत हो जाएगा। तब आओ आई रिमेंबर, अचानक से कोई चीज़ याद आए तब आई रिमेंबर ही हो पाएगा, रिमेंबरिंग नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे एक छोटी सी बात और जान लो, हाँ जी। एक तो काफ़ी बच्चे कहेंगे कि वहाँ पे मैकडी की टैगलाइन है ना, आई एम लविंग इट, ऐसा वाला। और एक बच्चों का डाउट आता है कि मान लो सर हमने ऐसा देखा, यू आर लुकिंग ग्रेट, हमने ऐसा लिखा देखा है, यू आर लुकिंग ग्रेट, आई एम लविंग इट, ऐसे करके सर हमने लिखे देखे हैं। तो इन दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ, ये चल जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ शी इज़ लुकिंग ग्रेट, या आई एम लविंग इट, ये चल सकते हैं, लेकिन पेपर में जनरली नहीं आएंगे। वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, शी इज़ लुकिंग ग्रेट, पेपर वगैरह में नहीं आएंगे, वैसे बता रहा हूँ। और आई एम लविंग इट, इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर कोई बात फैक्ट है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का फैक्ट है। मान लो आपको, एक तो मैं सीधा लिखूं शी लुक्स ग्रेट, वो अच्छी दिखती है, हमेशा चाहे वो अच्छी ना दिखती हो, लेकिन अभी मान लो वो कोई अलग कॉस्ट्यूम आई है, कोई एथनिक पहन के आई है, कोई साड़ी पहन के आई है ना। आप ही के कॉलेज में पढ़ती थी, क्लास में आपको नॉर्मल लगती थी, लेकिन भैया बाद में फेयरवेल पार्टी पे वो साड़ी वाड़ी पहन के आई जब काले रंग की, तो आप उसको मत देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। तब फिर आप क्या कर रहे हो, शी इज लुकिंग ग्रेट। फैक्ट नहीं बता रहे कि हमेशा अच्छी दिखती है, ये नहीं बता रहे, अभी फिलहाल वो अच्छी दिख रही है। आई मेरी बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो शी इज लुकिंग ग्रेट तब ठीक हो सकता है जब आप ये, मतलब बेसिकली कोई ऐसा फैक्ट कोई जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वैलिड होता है, उसको दिखाने के लिए ऐसे हम लिख सकते हैं। ऐसे ही आप बर्गर खा रहे हो, आई लव इट मतलब मुझे हमेशा पसंद आता है। और दूसरा, अभी फिलहाल आप खा रहे हो और कह रहे हो अरे भाई मज़ा आ रहा है, उस केस में क्या बोलोगे, आई एम लविंग इट। तो ये दोनों पेपर में आपके नहीं आएंगे, लेकिन ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये स्पोकन में, इनफॉर्मल में, इनमें चल जाते हैं, और क्या इनके पीछे का कारण है वो भी आपको बता दिया। चलो, अब ये 3 सेंटेंसेस हैं, और हिंट मैं आपको दे रहा हूँ कि ये तीनों ही नो एरर है, आपका काम बस इन तीनों सेंटेंसेस को तोड़ के दिखाना है। इन तीनों सेंटेंसेस को तोड़ो, फिर मैं आपको इसके रिगार्डिंग एक बात बताऊंगा कि ये सेंटेंसेस मैंने क्यों लिखे हैं।
तीनों सेंटेंसेस की धज्जियां उड़ा दो, तोड़ो। पूरे 2-2.5 मिनट दे रहा हूं, इनको ब्रेक करिए। खाली मत बैठो भाई, ब्रेक करो। खाली मत बैठो, ब्रेक करो। लास्ट 30 सेकेंड्स, करो जल्दी से। आ जाओ। अब आपको नोट्स में स्टार मार्क करके क्या लिखना है? अगर स्टेटिव वर्ब्स को जिर्ण बनाकर यूज में लिया जाए, अगर स्टेटिव वर्ब्स को जिर्ण बनाकर यूज में लिया जाए तो उनकी आईएनजी फॉर्म पॉसिबल है। अगर स्टेटिव वर्ब्स को जिर्ण बनाकर यूज में लिया जाए, अगर स्टेटिव वर्ब को जिर्ण बनाकर यूज में लिया जाए तो उनकी आईएनजी फॉर्म पॉसिबल है। ये आपको नोट्स के अंदर लिखना है। अब आओ इसको ब्रेक करा देता हूँ। बहुत सारे पैसे होना इस बात को गारंटी नहीं करता, खुशी को गारंटी नहीं करता। ये बात कह देना कि अगर किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं तो वो खुशी होगा, ये बात जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? हैविंग सब्जेक्ट बन गया, नाउन बन गया, जिर्ण बन गया। हैविंग व्हाट क्या है? मनी। ये क्या बना? ऑब्जेक्ट ऑफ जिर्ण। ये ए ऐसे मत कर देना, ए आर्टिकल है, लॉट नाउन ऐसे मत कर देना। अ लॉट ऑफ ये पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की तरह से काम करने वाला फ्रेज होता है ये। अ लॉट ऑफ बुक्स, कुछ आ रही बात समझ में? अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मिल्क, ऐसे करके क्वांटिटी को दिखाने के लिए यूज होता है ये स्ट्रक्चर। डज क्या बना? हेल्पिंग वर्ब बन गया। नॉट क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। गारंटी यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है। हैप्पीनेस क्या है? इसका ऑब्जेक्ट। क्लियर होगी इतनी बात? ऐसे इसको देख लो। लविंग पेट एनिमल्स, पालतू जानवरों से प्यार करना, ये लविंग सब्जेक्ट है, नाउन है, जिरंड है। पेट आपका एडजेक्टिव हो गया। एनिमल्स क्या बन गया? ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड बन गया। हैज़ हेल्पिंग वर्ब बन गया। मीन बीन मेन वर्ब बन गया।
पालतू जानवरों से प्यार करना उसकी हॉबी रहा है, पालतू जानवरों से प्यार करना उसकी हॉबी रहा है, ये नाउन है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये राजेश को कोई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वगैरह तो कुछ बनता नहीं है, तो पजेसिव केस का है, ये पजेसिव केस ऑफ नाउन। पजेसिव केस ऑफ नाउन कभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब नहीं बना करते, ये एडजेक्टिव जैसा काम किया करते हैं। सिंस प्रीपोजिशन है और चाइल्डहुड इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। दूसरों से नफरत करना तुम्हारी असफलता के लिए, तुम्हारी असफलता के लिए दूसरों से नफरत करना तेरी को मदद नहीं करेगा। अगर तू अपनी सफलता के लिए दूसरों से नफरत कर रहा है तो इससे तेरा कोई भला नहीं होने वाला। हेटिंग सब्जेक्ट है, नाउन है, जिरंड है, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। और प्रीपोजिशन है, फेलियर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। योर यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है, विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, नॉट यहाँ पर एडवर्ब है, हेल्प यहाँ पर मेन वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। क्लियर होगी इतनी बात। तीनों सेंटेंसेस नो एरर थे, तीनों के थ्रू बस आपको ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि अगर स्टेटिव वर्ब को आप जिरंड के रूप में यूज में ले लोगे तो फिर उसकी आईएनजी फॉर्म अलाउड है। क्लियर। नेक्स्ट पर जाइए। अब एक छोटा सा रूल है, इन वर्ब के साथ एज का यूज ना करें, इन वर्ब के साथ एज का यूज ना करें। पहले मैं आपको इसको मीनिंग से बताता हूँ, फिर मैं आपको इसको ग्रामर से बताऊंगा। ठीक है। ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है एक्चुअली है क्या, आप ऐसा नहीं कि हमेशा ही ऐसा होता है। अगर मैं कहूँ जैसे चूज वर्ब है, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ आई चूज्ड या सॉरी चूज नहीं चोज, आई चोज अ गिफ्ट फॉर माई वाइफ। ठीक है, मैंने एक गिफ्ट चुना था अपनी वाइफ के लिए। आई चोज अ गिफ्ट फॉर माई वाइफ। यहाँ पे तो एज वैज आया ही नहीं, ऐसा कोई स्ट्रक्चर भी नहीं बना, कुछ नहीं बना। तो ऐसा नहीं कि हमेशा ये बात लगानी है। मैं आपको ये जो एज ना लगाने वाली बात बता रहा हूँ, ये जनरली इन वर्ब के साथ देखो कैसे वाले मीनिंग में किस स्ट्रक्चर में लगते हैं। इधर देखो, मेक माने होता बनाना, उन्होंने उसे ये चीज बना दिया, उसके पिता ने उसे एक उसूलों वाला आदमी बनाया, उसके कोच ने उसे ऐसा प्लेयर बनाया। कुछ आ रही है मेरी बात समझ में। ऐसे चूज माने छांटना, उन्होंने मिस्टर गुप्ता को अपना लीडर चुन लिया, उन्होंने उसे अपना नेता चुन लिया। इलेक्ट करना, उन्होंने उसे मंत्री चुन लिया, उन्होंने उसे ये सिलेक्ट कर लिया। अनॉइंट करने का मतलब होता है राज्य अभिषेक करना, किसी को अपना नेता चुन लेना। अपॉइंट, उन्होंने उसको इस चीज के लिए अपॉइंट कर दिया, उन्होंने उसको मंत्री अपॉइंट कर दिया, उन्होंने उसको चेयरपर्सन अपॉइंट कर दिया, उन्होंने उसका नाम ये रख दिया, वो उसे ये बुलाते हैं, वो उसे ये मानते हैं। कंसीडर भी मानना होता है, वो उसे ये मानते हैं। बेसिकली इनमें आप नोटिस कर पा रहे होगे कि होगा क्या, वर्ब आएगी, फिर एक व्यक्ति की बात होगी, वर्ब आएगी, फिर एक पर्सन आएगा और उस पर्सन को कुछ बताया जा रहा है, उस पर्सन को कुछ बनाया जा रहा है। वर्ब आएगी, उसके बाद फिर एक पर्सन आया और इस पर्सन को फिर कुछ बनाया जा रहा है, उसको कोई पोस्ट दी जा रही है, उसको कुछ बनाया जा रहा है, उस पर्सन को डिफाइन करने के लिए कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पे जनरली एज दिया होता है, उसको आपको ड्रॉप करना होता है। रीजन यार, एज का यूज होता है तुलना के लिए। सिमिली याद है, वो उतना ही लंबा है जितना रजत है, वो उतना ही लंबा है जितना उसका भाई है, ऐसे कर, हाँ कि ना। एज वर्ड का यूज होता है कंपैरिजन के लिए। अगर मैं कहूँ यू शुड परफॉर्म दिस टास्क एज आई डिड, तुम्हें इस टास्क को परफॉर्म करना चाहिए जैसे मैंने किया था। एज का मतलब होता है जैसा। मेरी बात आ रही है समझ में। एज शब्द का यूज इंग्लिश में कंपैरिजन के लिए किया जाता है। अब इस सेंटेंस को देखो जरा, सेंटेंस को देखना जरा। दे नेम्ड देयर सन सोहन, उन्होंने अपने बेटे का नाम सोहन रखा था, उन्होंने अपने बेटे का नाम सोहन रखा था। अब मुझे बताओ, ये बेटा और सोहन अलग अलग है कि एक ही है? उन्होंने अपने बेटे का नाम सोहन रखा, ये बेटा और सोहन अलग अलग है कि एक ही है? ऑब्वियसली एक ही है, एक ही है, तो फिर एज कैसे आ सकता है? ये ड्रॉप होगा। सबके सब मेंबर्स ने मिस्टर गुप्ता को उनका प्रेसिडेंट चुन लिया, सबके सब मेंबर्स ने मिस्टर गुप्ता को उनका प्रेसिडेंट चुन लिया। अब मुझे बताओ, ये गुप्ता जी और प्रेसिडेंट एक ही हैं कि अलग अलग हैं? ऑब्वियसली गुप्ता जी को प्रेसिडेंट चुना है। क्लियर हुआ? उसके पिता ने उसे एक उसूलों वाला आदमी बनाया, उसके पिता ने उसे उसूलों वाला आदमी बनाया। ये हिम और ये उसूलों वाला आदमी है कि एक ही है कि अलग अलग है? वो दूसरों को बेवकूफ मानता है, वो दूसरों, थिंक का मतलब यहाँ पे सोचना नहीं है, मानना है। वो दूसरों को बेवकूफ मानता है और इसलिए हमेशा ट्राई करता है उनको, दूसरों को डिमोरलाइज करने की।
तो दूसरे और बेवकूफ़ उसके हिसाब से एक ही है। हाँ जी, मेरी बात समझ में आई जो मैंने बोला। इसको एक तो अपन मीनिंग से कर सकते हैं, क्या कि भैया ये वर्ब है, इनका जब स्ट्रक्चर ज़्यादातर इन्हीं वर्ब का, ये इन्हीं वर्ब पे बात क्यों लिखी मैंने, और कोई वर्ब क्यों नहीं लिखी, क्योंकि इन्हीं वर्ब के स्ट्रक्चर देखो, किसी का नाम कुछ रख दिया, किसी को कुछ बुलाते हैं, किसी को कुछ मानते हैं, किसी को कुछ सिलेक्ट कर दिया, किसी को कुछ अपॉइंट कर दिया, इनका स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा है। अब इसी बात को मैं आपको ग्रामर से बताता हूँ। इसी बात को मैं ग्रामर से बताने समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना, ये जितनी वर्ब है इनमें स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट होता है, वर्ब आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और साथ में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। कुछ याद है, मैंने कहा था आगे चल के कभी आएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ब चैप्टर में। आज वो शुभ घड़ी आ गई, आज वो शुभ घड़ी आ चुकी है। होता क्या है, ये जो वर्ब है इनमें ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। और जैसे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट ही तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये अगर ये नाउन है, अगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप एक नाउन बना रहे हो तो ये इसी के लिए तो आया है, ये दोनों एक ही तो हैं। जैसे अमन इज अ टीचर में अमन और टीचर एक ही हैं, तो ये दोनों एक ही हैं। एक ही हैं तो कंपैरिजन कैसे हो सकता है, तो फिर एज ड्रॉप हो जाता है। क्लियर हुआ, ये इसका ग्रामेटिकल वर्जन है। मीनिंग से समझना चाहो तो बात ऐसी है कि भैया दोनों एक ही हैं और एज से कंपैरिजन होता है। खुद से कैसे कंपैरिजन हो सकता है, तो एज को ड्रॉप कर लो। इसी को ग्रामर की भाषा में बोल लूँ तो ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों एक ही हैं। एक ही है तो कंपैरिजन कैसे हो सकता है, एज ड्रॉप हो गया। बिल्कुल डिट्टो सेम बात। ठीक है, अब ये थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के माइंड में एक डाउट आ रहा होगा, सर ये ऐसा नहीं कर सकते, सन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, सोहन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, मुझे कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? ऐसा डाउट आ रहा होगा, हाँ कि ना? बिल्कुल मामला आसान है, बिल्कुल इतनी आसान बात है कि पूछो ही मत। देखो, दो केसेस हैं जिसमें ऐसा हो सकता है, दो केसेस हैं जिसमें ऐसा हो सकता है कि वर्ब के बाद दो नाउन प्रोनाउन नजर आ रहे हो। वर्ब के बाद दो नाउन प्रोनाउन एक साथ नजर आने के दो केस हो सकते हैं। वर्ब के बाद दो नाउन प्रोनाउन एक साथ आने के दो केस हो सकते हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि ये वर्ब डाई ट्रांजिटिव है, ये वर्ब डाई ट्रांजिटिव है, ये वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और ये वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये वर्ब ऐसी है जिसमें ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है ना? और बिल्कुल आसान सी बात, याद करो, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या एक ही होते हैं? जब मैं लिखता हूँ ही टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे कहानी सुनाई, तो मैं और स्टोरी एक ही है क्या? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई ह्यूमन बीइंग होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई चीज होती है, ये टू हुम फॉर हुम का रिप्लाई होता है, ये व्हाट का रिप्लाई होता है, ये दोनों एक कैसे हो गए? और ये दोनों सेम होते हैं। इतना आसान है। वर्ब के बाद अगर दो नाउन प्रोनाउन इकट्ठे लिख रखे हों और आपको बोलने सुनने में वो ठीक लग रहे हों, तो समझ जाना इन दोनों में से एक चीज है। और इन दोनों में से कौन सी बात है? सिंपल सा लॉजिक है, दोनों अलग अलग हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेम हो तो ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये 5-6 सेंटेंसेस हैं, करो, इनमें मुझे देख के बताओ कहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कहाँ ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। करो ट्राई।
खाली मत बैठो यार, ट्राई करो। देखो मैं डायरेक्ट आंसर भी बता सकता हूँ, फिर खुद कैसे सीखोगे? हाँ जी, साफ साफ नजर आ रहा है। हिंदू जो है वो गंगा को पवित्र नदी मानते हैं, गंगा और पवित्र नदी एक ही है। तो ये कैसे टूटेगा? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, होली एडजेक्टिव हो गया। क्लियर हो गया? मैंने उसे एक किताब दी, ये कैसे टूटेगा? सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, कैसे टूटेगा? सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उन्होंने अपने बच्चे का नाम सोहन रख दिया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये देयर पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। दे सब्जेक्ट है, इलेक्टेड वर्ब है, उन्होंने मिस्टर वर्मा को उनका प्रेसिडेंट चुन लिया, कैसे टूटेगा? ऑब्जेक्ट प्लस में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसके कोच ने उसको बेस्ट प्लेयर बना दिया देश का, उसके कोच ने उसको बेस्ट प्लेयर बनाया था देश का। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बोलो, क्लियर हो गया? तो कुल मिला के एक बार फिर से देख लो, बात ऐसी थी कि सारी वर्ब ऐसी थी, ये वर्ब ऐसी हैं जिनमें जनरली ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। उसके पिता ने उसे ये बनाया, उसके कोच ने उसे ये बनाया, उन्होंने उसे ये चुन लिया, उन्होंने उसका नाम ये रख दिया, वो इसको ये कहकर बुलाते हैं, वो इसको ये मानते हैं। ये वर्ब ऐसी हैं जिनमें स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट हो जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला। और ये जो दोनों जब एक ही हैं तो ऐसे कैसे आ पाएगा बीच में? इतनी सी बात थी। क्लियर हो गया? 2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर वापस आके कुछ मिसलिनियस चीज़ें करेंगे, मतलब वर्ब, मेन वर्ब पे बेस्ड कुछ मिसलिनियस कॉन्सेप्ट। ज़्यादा देर नहीं है, 15-20 मिनट मैक्सिमम लगेंगे, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में अपन अपना मॉडल्स शुरू करेंगे। ठीक है, आके इसको डिस्कस करेंगे। जल्दी से 2 मिनट का ब्रेक है, जिसको वॉशरूम वगैरह जाना है जल्दी से जाके आइए।
आ जाइए। भी काफ़ी बच्चे जैसे कोर्स की तारीफ कर रहे हैं, मेरे पास ना मैसेज भी बहुत आते हैं कि सर इतनी क्लैरिटी कभी नहीं आई। तो उस सब के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, होता क्या है ना, एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा था, काफ़ी टाइम पहले की बात है। कहता सर क्या आप सबको सेम पढ़ाते हो, मतलब लेक्चर जो है वीडियो सब सेम देखते हैं? मैं कहा हाँ जी। कहता सर आप जो प्रैक्टिस कराते हो वो भी सब सेम करते हैं? मैंने कहा हाँ जी। कहता सर अगर आप कोई एक आधी बुक बताते हो, जैसे अच्छा वो कैब किसी को एक्स्ट्रा करनी हो तो ये बुक से कर लो ये वो? मैं कहा हाँ भाई। कहता सर जब सब कुछ सारे के सारे थ्योरी सेम पढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेम करते हैं, कोई बुक्स वगैरह अगर पढ़ते हैं वो सेम पढ़ते हैं, तो मेरा ही सिलेक्शन कैसे होगा? जब सब सेम ही पढ़ रहे हैं, और आपने जैसा कहा कि कोई नासा के रॉकेट तो है नहीं, है रॉकेट लॉन्चर बनाना सिखा तो नहीं रहा मैं, है ना, बेसिक सी बातें हैं। तो अगर सब सेम पढ़ेंगे, सबको सेम ही लेवल पे चीजें समझ में आएंगी, तो मेरा ही सिलेक्शन क्यों होगा? वाजिब सवाल। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। अगर किसी बैच में 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं, अगर किसी बैच में 100 बच्चे एडमिशन लेते हैं, अगर मैं लाइव बैच की बात करूं, लेट से लाइव बैच, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड में तो आपको कभी पता नहीं चलता कि किस क्लास को कितने बच्चे देख रहे हैं। टीचर भले ही चेक कर सकता है, मैं चेक कर सकता हूं आप लोगों की कि कौन सी वीडियोस को कितनी बार प्ले किया है, एक बच्चे ने कितनी बार देखा है। लाइव से ही आप अंदाजा लगा लो। जिंदगी में आपने किसी की लाइव क्लास अगर देखी है या कभी कोई ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया था, पहली क्लास में अगर 100 बच्चे आए, ठीक, ये जो संख्या है आप नोटिस करना, 30% कोर्स होने तक ही, 30% कोर्स होने तक ही, ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं, 30% कोर्स जब तक खत्म होता है, यानी 1 डेढ़ 2 महीने बाद में ही ये संख्या 50% पे पहुंच जाती, ज्यादा होगा तो 60%। कितना ही बड़े से बड़ा, कितना ही अच्छे से अच्छा टीचर की आप ऑफलाइन क्लास देख लो। और ऑनलाइन में मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। पहले दिन अगर 100 बच्चे लाइव हैं, तो अगले दिन 70 बच्चे, फिर 50 बच्चे, फिर आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 दिन के अंदर अंदर 10% बच्चे लाइव रह जाते हैं। छूटने लग जाती हैं चीज़ें, किसी की वीडियो छूटने लग जाती है, किसी के नोट छूटने लग जाते हैं, किसी के प्रैक्टिस छूटने लग जाती है। और ये हर बैच में दस्तूर है ये दुनिया का, कि कुछ लोग दूसरे लोगों से ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं और वही नौकरी भैया डिजर्व करते हैं। तो उस सवाल का जवाब ये कि जब सब सेम पढ़ते हैं, सब कोर्स सेम करते हैं, प्रैक्टिस सेम करते हैं, तो मेरी ही नौकरी क्यों लगेगी? उसका जवाब ये है कि सब टीचर तो सबको सेम पढ़ाता, लेकिन सब करते कहाँ हैं? कर कौन रहा है पूरे पूरे बैचेस? आप अपने आप से पूछ के देख लो। जिन्होंने पहले कोचिंग वोचिंग आप में से ले रखी है, अपनी छाती पे हाथ रख के कह दो कि जितना आपके पिछले टीचर ने कराया था, या जो आप मैथ पढ़ रहे हो, जहां से रीजनिंग पढ़ रहे हो, जहां पे जीएस पढ़ रहे हो, जितना उन्होंने पढ़ा था तुमने पूरा कर लिया था। बता दो, करता कौन है? और जो करते हैं, जो पूरा सिलेबस जितना टीचर कहता है कि अच्छा ग्रामर ऐसे पढ़िए, इतनी प्रैक्टिस करिए, वो कैब इतनी करिए, पैरा जंबल क्लोज टेस्ट इन सब के लिए रीडिंग करिए, है ना, साथ में फिर इनकी प्रैक्टिस करिए, फिर प्रीवियस से लगाइए, जितना टीचर कहता है उतना पूरा करने वाले 7% बच्चे होते हैं। 7%। और इस 7% में से 2% करके सिलेक्शन होते जाता है, 2% करके सिलेक्शन निकलता जाता है, ठीक है। 7% बच्चे सिलेबस पूरा कर पाते हैं, उसी साल 2% लग जाते हैं, उससे अगले साल उसी 7% में से 2%, फिर अगले साल फिर 2%, ऐसे ही चलता है। और ये फिक्स उसूल है, मैं आपको बता रहा हूँ। शुरुआत में हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो आधी बुत बता दो, कहाँ पे प्रैक्टिस करें, आज ही बता दो, तब आधी कर दूंगा। अब देख रहे हो तुम, पूछते सब है, करते कितने लोग हैं? चलो आ जाओ भाई। मेहनत मांगती कोई भी चीज़, देखो एक मैं छोटी सी चीज़ आप लोगों से, मतलब बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, वैसे बिल्कुल छोटी चीज़ है, एक ही लाइन में डिफाइन कराऊं। अगर आपको दुनिया से कुछ एक्स्ट्रा चाहिए,
ग्रेजुएट तो उस साल में कितने करोड़ों लोग हुए, है ना। मान लो आप 2020 में ग्रेजुएट हो, तो 2020 में करोड़ों लोग ग्रेजुएट हुए भारत में। अगर आपको उनसे कुछ ज़्यादा चाहिए, अगर आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए, अगर आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए, पेपर तो 30 लाख बच्चे देते हैं, 30 लाख के 30 लाख का तो सिलेक्शन हो नहीं सकता। उनमें से अगर आपको चुन के आना है तो फिर उनसे ज़्यादा मेहनत भी डिमांड करेगी ना। कोई फ्री में घर आके तो तेरे ज्वाइनिंग लेटर दे के नहीं जाएगा, उनको पीछे छोड़ना पड़ेगा। अगर तू भाई बिस्तर से ही नहीं उठ रहा, अगर तेरे से वो टिकटॉक रील वाली आदत ही तेरी नहीं छूट रही, तो तू कैसे नौकरी मांग सकता बता। फिर तो वही बच्चे बनोगे, तुम ये टीचर खराब था, ये मैडम खराब थी, ये ऐप खराब थी, घूमते रहोगे 3-3 साल। लिमिटेड सा सिलेबस है, इसको ही पूरा करो, इसको ही पूरा कर दो, इतना ही बहुत है, आगे आपकी मर्जी है। और इस कोर्स को आपको पता, जब मैंने लॉन्च किया था तब तो मैंने इसको एज अ लाइव बैच लॉन्च किया था, तब इसका एक इतना सिलेबस था। तब मैं इसमें कह रहा था अच्छा वोकैब इस किताब से पढ़ना, अच्छा पैरा जंबल थोड़े से इससे कर लेना, प्रीवियस ईयर यहाँ से कर लेना। अब तो मैं छाती ठोक के सीधा कह रहा हूँ, जितनी इस बैच की वीडियोस हैं, जितनी इस बैच में वीडियोस डलेंगी, जितनी इस बैच में जो प्रैक्टिस की क्लासेस हैं वो हैं, उतना उतना भी कर दो। इंग्लिश की वजह से आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं रुक सकता, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। इतना ही पूरा करके दिखा देना तुम, इतना ही पूरा कर दो, और इसकी वजह से इंग्लिश का कोई एग्जाम आपका रुक जाए तो मुझे बता देना। बस रीडिंग साथ में आपको करनी पड़ेगी, 4 से 6 महीने रीडिंग आपको करनी है। उसके अलावा ना कोई बुक उठानी है, ना कोई वीडियो किसी की देखनी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ रीडिंग कर लो। और ये कोर्स में जितना कंटेंट डल रहा है इतना कर दो, इंग्लिश की वजह से पेपर नहीं रुकेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बस इतना ही तो करके दिखा दो, इतना ही करके दिखा दो। चलो आ जाइए। हाँ जी, ही फ्रीक्वेंटली कम्स हियर, इनको करोगे क्या एक बार, दूं 1 मिनट, 1 मिनट में, या जल्दी से इनको पढ़ो, जल्दी से इनको पढ़ो और मुझे बताओ इसमें क्या गलती है। वर्ब चैप्टर की गलती है आपको पता है, वर्बी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, खुद कर लिया ना तो उसका मजा अलग होगा। करना एक बार ट्राई जल्दी से। आ जाइए। ही फ्रीक्वेंटली कम्स हियर, वो यहाँ फ्रीक्वेंटली आता है और न्यूज़पेपर पढ़ता है। अब आप देख पा रहे हो ही सब्जेक्ट है, ये आपका एडवर्ब है फ्रीक्वेंसी वाला, री कम्स वर्ब है, हियर एडवर्ब है प्लेस वाला, एंड कंजंक्शन है, ये वर्ब है। न्यूज़पेपर और मैगजीन ये दोनों एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं रीड वर्ब के, हाँ के ना। अब आपको मैंने एक बार पहले भी बताया था, अगर एंड कंजंक्शन से दो वर्ब जुड़ती हैं तो सब्जेक्ट 2 बार नहीं लिखते। यानी ही फ्रीक्वेंटली कम्स हियर एंड ही रीड्स, ऐसे 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड हो जाता है। एंड कंजंक्शन से अगर 2 वर्ब जुड़ती हैं तो सब्जेक्ट एक ही बार लिखते हैं। तो इससे पता चला कि रीड वर्ब का सब्जेक्ट ही है। और फैक्ट बताया जा रहा है प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर लिखना है तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी तो यहाँ पे क्या आएगा, रीड्स आएगा। इस पे आ जाओ। ही हैज़ एंड विल हेल्प अस अगेन सो यू शुड नॉट वरी, वो हमारी मदद कर चुका है और आगे भी करेगा, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस का मतलब है। अब देखो हुआ क्या, आप करना क्या चाहते हो, ही सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, एंड कंजंक्शन है, विल मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प मेन वर्ब है, अस इसका ऑब्जेक्ट है, अगेन आपका एडवर्ब है फ्रीक्वेंसी वाला। आगे आप कर ही लोगे, सो कंजंक्शन है, यू सब्जेक्ट है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, वरी मेन वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब होती है इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं आएगा।
ठीक है। अच्छा, वो हमारी मदद कर चुका है और आगे भी करेगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम करना क्या चाहते हो, ये दो हेल्पिंग वर्ब को आप एंड से जोड़ के एक ही मेन वर्ब से काम चलाना चाहते हो। लेकिन दिक्कत क्या है, हैज़ हैव हैड के बाद तो V3 आती है और मॉडल के बाद बेस फॉर्म आती है। हेल्प लगा दूंगा तो ये हैज़ नाराज़ हो जाएगा, हेल्प्ड लगा दूंगा तो ये विल नाराज़ हो जाएगा। तो फिर क्या इलाज है, कॉमन किया करो, कॉमन कर लिया करो। अगर यहाँ पे मैं लिखता ही कैन एंड विल हेल्प अस, उसमें क्षमता है और वो हमारी मदद करेगा। अगर यहाँ पे ही कैन एंड विल दो मॉडल होते तो सही हो जाता, ये कोई दिक्कत नहीं थी। कॉमन करो, खूब करो, लेकिन जबरदस्ती मत करो। अब इसके साथ V3 आती है, इसके साथ बेसुम आती है, ये कैसे कॉमन हो सकता है। तो यहाँ अलग अलग आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अलग से वर्ब देनी पड़ेगी। ही हेल्प्ड एंड विल हेल्प अस अगेन, ऐसे लिखना पड़ेगा। इस पे आइए, दे बिगन सिंगिंग अ सॉन्ग एज सुन एज ही एंटर्ड द क्लास। उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया जैसे वो क्लास में एंटर हुआ। अब बिगिन, बिगैन, बिगन, बिगन तो तीसरी फॉर्म होती है, तीसरी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के कब से आने लगी, पहली बात। एज सुन एज एक ऐसी कंजंक्शन है, बेसिकली सिमिली बनी हुई है एक, जो दो चीज़ों का टाइम सेम ही बताने के काम आती है। अब अगर इधर पास्ट इंडेफिनिट है तो उधर भी पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए था, हाँ के ना। तो ये दोनों लॉजिक मुझे चीख चीख के बता रहे हैं कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, यहाँ पे बिगैन आना चाहिए था। ये वर्ब बन जाएगा, सिंगिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, जिरंड बन जाएगा, सॉन्ग ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड बन जाएगा। पढ़ाया था आपको सेमी वर्ब वाले टॉपिक में। ये एज सून एज सिमिली है जो कंजंक्शन की तरह से काम कर देगा। ही सब्जेक्ट है, एंटर्ड वर्ब और ये क्लास इसका ऑब्जेक्ट है। ये भी आपको बताया था, एंटर के बाद, विजिट के बाद, रीच के बाद आपको ऐसा लगेगा कि वेयर का रिप्लाई आ रहा है, लेकिन ये तीनों वर्ब ट्रांजिटिव हैं, याद रखिएगा, ये इसका ऑब्जेक्ट ही माना जाएगा। कराया था ना, एंटर, रीच, विजिट, ये तीनों वर्ब के बाद ही एंटर्ड द रूम, ही विजिटेड दिल्ली, ही रीच दिल्ली। सुनने बोले में आपको वेयर का रिप्लाई लग सकता है, लेकिन तीनों वर्ब ट्रांजिटिव हैं, ये इसका ऑब्जेक्टिव माना जाएगा, याद करो। इस पर आ जाओ, आई एम वॉचिंग एंड एम एंजॉइंग द मूवी। मैं देख रहा हूँ और मूवी को एंजॉय कर रहा हूँ। दोनों वर्ब का सब्जेक्ट सेम, दोनों वर्ब का ऑब्जेक्ट सेम, दोनों वर्ब का टेंस सेम। तो अब करना कॉमन। अब कौन रोक रहा है तुझे कॉमन करने से, अब कौन रोक रहा है तुझे कॉमन करने से करना। अब कॉमन करने से तब रोका है जब जिसकी वजह से गलत हो रहा हो बिना मतलब का। अब यहाँ पे इसके बाद V3 आती है, इसके बाद बेसोम आती है, यहाँ तो कॉमन करेगा तो गलत है, यहाँ तो करना। यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ कर, खूब कर, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, ये 4 सेंटेंसेस हो रहे हैं, इसके साथ फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। 2 मिनट दे रहा हूँ, इनको कर दो जल्दी से।
हाँ जी, करें डिस्कस। पिछले सेंटेंस के अंदर हमने एम को 2 बार नहीं लिखा, इस वाले सेकंड वाले एम को काट लिया कि भैया ये 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, रिपीट करने की जरूरत नहीं, आ गया वही अंडरस्टूड, वही वाला एम इसके पहले ही माना जाएगा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये 2 बार एम में कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है और ये वेल एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम कर रहा है। एंड कंजंक्शन है, ये वाला एम हेल्पिंग वर्ब है, रेस्टिंग मेन वर्ब है, एड प्रीपोजिशन है, होम इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और माई पजेसिव एडजेक्टिव है। मैं भी ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ और घर पे आराम कर रहा हूँ। पहले वो एम क्यों अंडरस्टूड हो पाया था? क्योंकि वो दोनों जगह हेल्पिंग वर्ब बन रहा था। अब ये वाला एम लिंकिंग वर्ब वाला एम है और ये वाला एम हेल्पिंग वर्ब वाला एम है, कैसे हो जाएगा कॉमन? जो लास्ट वाले तीनों है, लास्ट वाले जो तीनों हैं ये तीनों एक्टिव पैसिव पर बेस्ड है, ये तीनों एक्टिव पैसिव पर बेस्ड है। कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको बेसिक में सेंटेंस कराए थे कि ऐसे था ना, पोस्टमैन हैज बीन डिलीवर्ड। पोस्टमैन को थोड़ी डिलीवर कर दोगे, पोस्टमैन हैज डिलीवर्ड करना पड़ेगा, है ना। द लेटर्स हैव बीन डिलीवर्ड करना था, ना कि द लेटर्स हैव डिलीवर्ड। वही वाली बात है। कभी कभार कुछ याद है सेंटेंस के शुरू में आएगी, पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करेगी, सेंटेंस एडवर्ब, कुछ याद आ रहा है? हाँ जी। कभी कभार शब्दों को इंटरप्रेट करा जा सकता है एक से ज़्यादा तरीके से। होता ना, कोई बंदा मैसेज में कुछ बात लिखता है, आप उसकी फीलिंग तो समझ नहीं पाते, आप कुछ और मतलब निकाल लेते हो, फिर आप गुस्सा हो जाते हो, है क्या ना। तो कभी कभार ऐसा होता है, शब्दों को इंटरप्रेट किया जा सकता है, शब्दों को समझा जा सकता है बहुत अलग अलग तरीके से। अब यहाँ पे जरा समझो, शब्द तो किसी को समझेंगे नहीं, शब्दों को समझा जा रहा है, शब्द थोड़ी किसी को इंटरप्रेट करें, शब्दों को इंटरप्रेट किया जाएगा। तो यहाँ पे पैसिव चाहिए था, और पैसिव कैसे बनता है? बी की फॉर्म प्लस V3 से। अब मॉडल के बाद बी की कौन सी फॉर्म आएगी? बेस फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे कैन बी इंटरप्रेटेड लिखना पड़ेगा। लो मैं काट के अलग ही लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये जो वर्ब है ये एक्टिव वॉइस में लिखी गई है, हमें यहाँ पर पैसिव चाहिए, तो मुझे यहाँ पर कैन बी इंटरप्रेटेड लिखना था। क्लियर हो गया? कभी कभार ऐसा होता है कि शब्दों को बहुत अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। क्लियर हो गया? रोहन ने ट्रैफिक लाइट जंप कर दी, रोहन ने ट्रैफिक लाइट जंप कर दी। अब ये ट्रैफिक लाइट कंपाउंड नाउन है, लाल बत्ती, है ना। और जंप का मतलब ऐसे मत सोचना कि ट्रैफिक लाइट थी, रोहन आया उसके ऊपर से जूम, उसके ऊपर से नहीं कूदा गया। ट्रैफिक लाइट जंप करने का मतलब होता है वो जो ऐसे पीली सी पट्टी बनी होती है ना, ट्रैफिक लाइट से पीछे, उससे पीछे रुकना होता है। अगर आप उससे आगे निकल जाओ तो आपने ट्रैफिक लाइट जंप कर दी, या अभी लाल सिग्नल था और आप उड़ा के ले गए तो वो भी ट्रैफिक लाइट जंप करना हो गया। तो रोहन ने ट्रैफिक लाइट जंप कर दी, इसलिए जुर्माना लगाया गया उस पर ऐसा करने के लिए। रोहन सब्जेक्ट है, जंप्ड वर्ब है, क्या जंप कर दिया? ट्रैफिक लाइट। एंड कंजंक्शन है, फॉर प्रीपोजिशन है, ये डूइंग जो है नाउन है, जिरंड है, ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का। हाँ जी, ऐसा करने के लिए, फॉर डूइंग, फॉर प्रीपोजिशन है, ये डूइंग प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, नाउन है, जिरंड है। और ये सो, यहाँ पर सो का अलग यूज देखो, सो यहाँ पर प्रोनाउन है, तो यहाँ पर प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड है। सो का एक नया यूज पढ़ो। जैसे किसी ने कोई बात बोली, आप बोलते हो ना आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। थिंक वर्ब का ऑब्जेक्ट है सो माने वो पूरी बात। मेरी बात आ रही समझ में? रोहन ने ट्रैफिक लाइट जंप कर दी और उसे इस चीज के लिए फाइन किया गया, उसे इस चीज के लिए जुर्माना लगाया गया। तो इस सो क्या है? सो है ट्रैफिक लाइट को जंप करना, यानी ये पूरी बात। क्लियर हो इतनी बात? सो प्रोनाउन है यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको जैसे बताया था उस सेंटेंस के अंदर कि एंड से जब दो वर्ब जुड़ती हैं और दोनों का सब्जेक्ट सेम होता तो दोबारा नहीं लिखते। यहाँ एंड के बाद कोई दोबारा सब्जेक्ट नहीं लिखा, यानी इसका सब्जेक्ट भी रोहन है। रोहन ने ट्रैफिक लाइट जंप करी। अब रोहन किसी पर जुर्माना लगाएगा कि रोहन पर जुर्माना लगाएगा? रोहन जुर्माना लगाने का डूअर है कि रिसीवर है? रोहन ने ट्रैफिक लाइट जंप करी थी, रोहन पर जुर्माना लगाया जाएगा ना, पैसिव है। रोहन तो रिसीवर है जुर्माना लगाए जाने का। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, पैसिव कैसे बनता है? बी की फॉर्म प्लस V3 से। अब बी की कौन सी फॉर्म लगेगी? वो सेंटेंस पे डिपेंडेंट होता है।
यहाँ मॉडल के बाद लगानी थी तो बेस फॉर्म लगा ली, यहाँ सेंटेंस पास्ट में तो वॉज लगा देता हूँ, वॉज फाइंड आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसको देख लो। वो जानता है कि टीचर उसे पनिश करेगा, वो जानता है कि टीचर उसे पनिश करेगा। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये दैट कंजंक्शन हो गया, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, नाउन क्लॉज बन जाएगा। ये सारी बातें आप पढ़ चुके हो, ये सारी बातें आप पहले पढ़ चुके हो, हाँ के ना। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में इस वाले क्लॉज में टीचर सब्जेक्ट है, टीचर को पनिश किया जाएगा, वो जानता है टीचर को पनिश किया जाएगा कि टीचर उसे पनिश करेगा। पहली बात तो टीचर पनिश करने का डूअर होता है, कॉमन सेंस की बात है। दूसरी बात, पैसिव में ऑब्जेक्ट कब से होने लगा भाई? पैसिव में जाके तो वर्ब इंट्रांजिटिव हो जाती है, पैसिव में ऑब्जेक्ट कब से आने लगा? ये दोनों बातें चीख चीख के बता रही हैं कि यहाँ पे हमें पैसिव नहीं, यहाँ पे हमें एक्टिव चाहिए था। टीचर विल पनिश हिम, वो जानता है कि टीचर उसे पनिश करेगा, वो जानता है कि टीचर उसे पनिश करेगा। ये लास्ट वाले तीन थे एक्टिव पैसिव पर बेस्ड, कि आपको सेंटेंस पढ़ना है, मीनिंग निकालना है और फिर जज करना है कि यहाँ एक्टिव वॉइस आएगी कि पैसिव। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो कोई डूअर है, मतलब जिसको आप सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे वर्ड सब्जेक्ट था, ये कुछ इंटरप्रेट करा कि इसको इंटरप्रेट किया जा रहा है, इसको इंटरप्रेट किया जा रहा है, ये तो रिसीवर निकला तो पैसिव आ गया। रोहन किसी पर जुर्माना लगा रहा है कि रोहन पर जुर्माना लगाया जा रहा है, आपका सब्जेक्ट रिसीवर निकला, पैसिव आ गया। आपका सब्जेक्ट डूअर निकला, एक्टिव आ गया। सब्जेक्ट डूअर हो तो वॉइस एक्टिव आती है, सब्जेक्ट अगर रिसीवर हो तो वॉइस पैसिव आती है। इतनी बात है जो आपको मैंने बेसिक्स में पढ़ाई थी। क्लियर हो गया? इसके साथ अपना मेन वर्ब वाला जो पोर्शन है वो खत्म होता है। अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन मॉडल्स वाला जो पोर्शन है उसको शुरू करेंगे, और इन दोनों के जो एरर्स हैं, मेन वर्ब के और मॉडल के, वो इकट्ठे डलेंगे, मिक्स फॉर्मेट में डलेंगे। क्योंकि अगर मैं मेन वर्ब के एरर मॉडल से अलग कर दूंगा ना तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। मॉडल और मेन वर्ब के एरर मिक्स होंगे, एडवांस वर्ब के एरर आपको अलग मिलेंगे जब वो चैप्टर आगे होगा, लेकिन मॉडल और मेन वर्ब के एरर तब डलेंगे जब ये दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे। बेसिकली इनको अलग चैप्टर कहना ही नहीं चाहिए, वर्ब भी तो है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी तो होता है। तो जब ये दोनों खत्म हो जाएंगे तब इनके भी आपके प्रैक्टिस मॉक्स आपके डल जाएंगे। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, एडजेक्टिव के दोनों मॉक 1 मॉक 2 का डिस्कशन का वीडियो मैंने आज शूट करके डाल दिया है। ग्रामर फोल्डर के नीचे आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस फोल्डर दिख रहा होगा, उसमें आप उनको अटेम्प्ट कर लीजिए। उनके डाउट वाली जो डिफिकल्ट क्वेश्चन वाली जो सॉल्यूशन वाली वीडियो उसको देख लो। और फिर बता रहा हूँ, सॉल्यूशन हर क्वेश्चन का पढ़ना होता है आपको। आप जब मॉक लगाते हो, चाहे वो आपका सही भी होगा तो भी पढ़ना होता है, और वो वीडियो आपको देखनी होती, काफ़ी क्लैरिटी आएगी उससे। ठीक है, आगे काम आएगी वो आपके। ठीक है जी, आज के लिए गुड नाइट, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। और एक चीज़ और, वो जो वर्ब फॉर्म की पीडीएफ है और अपनी कंफ्यूजिंग वर्ब्स या कह लो होमोनिम्स की, वो जैसा मैंने बताया आपको ऐप पे ही स्टडी मटेरियल में जाके, वो क्या पीडीएफ में जाके वो दोनों पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं। चाहें तो मेरी नज़र में ज़रूरत नहीं है, उतना ही 2 बार नज़र मार दोगे वैसे याद हो जाएगा।